मैं आता हूं अपने इस रुपया के विषय पर। दोस्तों, ये रुपया शायद मेरा जहां तक ख्याल है, ये जो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन नामक बुक मैंने लिखा है, ये पूरे भारत में पहला ऐसा बुक है जो लॉफुली है, प्रमाण सहित है। रुपया है क्या, रुपया कहाँ किसे जाता है। मुझे बहुत सारे प्रदेशों में घूमने का अवसर मिला और यह जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुपया के बारे में अपने देश की 99.9% जनता जानती ही नहीं है। रुपया है क्या, रुपया कहते किसे हैं। अगर आज आपके पास कोई भी व्यक्ति रुपया अगर लेकर के जाए तो बस उसको इतना पता है कि ये रुपया है, लेन देन का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि हमारे जो पूर्वज हैं परिवार के और जो समाज के जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने बताया कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी। आज स्थिति यह बन गई कि उस सोने की चिड़िया से कागज की चिड़िया बन गई। जिस देश में गरीबी नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, आज उस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी चरम पे है। उसके मूल में है क्या। तो जब तक आदमी रुपया के बारे में नहीं समझेगा कि रुपया क्या है, मैं इसी पर बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। जब वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था तो उस समय बड़ी कठिनाई पैदा होती थी, एक दूसरे का शोषण हो जाया करता था। तो उस समय हमारे देश के ज्ञानियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, बुद्धिजीवियों ने समाधान के रूप में कि किसी का शोषण ना हो, मुद्रा का निर्माण किया। और ये जो रुपया हम लोग लेन देन करते हैं, इस रुपया का नामकरण शेरशाह सूरी ने किया। मैंने बुक में इसका विधिवत विवरण संक्षिप्त में दिया है, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको इस बारे में बता दूं तो शेरशाह सूरी ने कोई अपने तरफ से स्टैंडर्ड नहीं दिया। वो जो जुगों जुगों से चला आ रहा है, उसका मानक, उसका स्टैंडर्ड, उसी को अपनाते हुए 1 तोला चांदी का उसने सिक्का बनवाया और उसको उसका मूल्य दिया, उस 1 तोले चांदी के सिक्के का 1 रुपया, और उसका नाम रखा रुपया। और तभी से 1545 में शेरशाह सूरी का शासन मुश्किल से 5 साल के लिए हुआ और उस 5 साल में उसने यह रुपया नाम देकर के चांदी का सिक्का चलवाया और तब से वही नाम, वही रुपया आज भी चलन में है। और जब तक ये रुपया चला, जब तक ये रुपया रहा, कभी भी लोगों को समस्या नहीं आई। हमारे यहाँ रुपये को लक्ष्मी भी कहा जाता है। हमारे गांव में, हमारे समाज में मुद्रा को, रुपया को लक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन उस लक्ष्मी के साथ ऐसा ऐसा धोखाधड़ी हुआ कि उसके सारे चांदी, सारे सोने खत्म कर दिए गए और ला दिया गया कागज, लोहा। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वह शोषण का साधन बना दिया। जो रुपया समस्या का समाधान था, वो रुपया इसलिए बना कि लेन देन में किसी का शोषण ना हो, और उसी रुपया को शोषणकारी बना दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये 2008 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर के। जस्टिस ए.के. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी। उस खंडपीठ के सामने यह रुपया रखा गया और उनसे कहा गया, मान्यवर, हम इस रुपये को लेकर के जाते हैं, जो चांदी का रुपया है, तो बाजार में लगभग 50 किलो गेहूं मिलता है, और ये रुपया लेकर के जाते हैं, ये 1944 का है, इसमें 50% की शुद्धता है। इसको लेकर के जाते हैं तो 25 किलो गेहूं मिलता है, और इस रुपये को लेकर के जाते हैं, और एक पेपर करेंसी भी थी, कागज की 1 रुपये की। हम लोगों ने कहा कि अगर इसको लेकर के जाते हैं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलता। सब पर 1 रुपीस लिखा है, इस पर भी 1 रुपया लिखा है, इस पर भी 1 रुपया लिखा है, और इस पर भी 1 रुपया लिखा है। इसमें कौन सा रुपया वैध है और कौन सा अवैध है, कौन सा असली है और कौन सा नकली है, ये आप हमको दे दीजिए। आपको बता दें कि एक जुबान भी नहीं हिला, एक भी जुबान नहीं हिला। ये 2008 की घटना है और उस जजमेंट में सिर्फ यही लिखा गया, द एसएलपी इज डिसमिसेड, बिना कारण बताए। फिर हम लोगों ने रिपीटिशन भी किया, लेकिन उस पर कोई बस वही जवाब आता रहा। खैर, उस समय हम लोगों के अंदर मैंने जो अनुभव किया, मैं वहां उपस्थित था, यह अनुभव किया कि उस समय हम लोगों को लगा कि दस्तावेज की कमी है, और वास्तव में हम लोगों के पास उतना दस्तावेज नहीं था। ये तो अपने ज्ञान की, अपने गणित के बल पर आदमी वहां तक लेकर के ये पहुंचा था।
बाद में जब ये खारिज हुआ तो फिर उसके बाद से तमाम खोज शुरू हुई, गहन शोध इसका शुरू किया गया और रुपया से संबंधित तमाम एक्ट जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है और रिजर्व बैंक का जो पुणे स्थित अभिलेखागार है वहां से तमाम दस्तावेज प्राप्त हुए। और जब प्राप्त हुए मैं बहुत से बुद्धिजीवियों के पास गया, सबसे बातचीत हुई और बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि वर्मा जी इसके बारे में पूरा देश अवगत नहीं है, कृपया आप इस बारे में सबको अवगत कराने के लिए एक बुक बनाइए। और वहीं से मेरे दिमाग में ये बीज पड़ी कि वास्तव में ये जो धरोहर है, ये जो चीजें हैं, इसे बुक के रूप में आनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इस लड़ाई को और इस कर्तव्य को जो जनहित में है उसको ये आने वाली पीढ़ी पूरी कर सके। और इसी पर्पज को लेकर के ये लिखी गई है। और ये साधारण शोषण नहीं है। आईटीआई में इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या सवाल किए गए, क्या क्या जवाब दिए, वो सब कुछ इसमें संकलित है। फिर आगे की प्रक्रिया में इसमें पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या कर्जदारों की है, बैंकिंग फॉल्ट की है। अब कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, अगर आज आपसे या किसी से भी पूछ दिया जाए कि रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, जैसे कोई अभी आपसे पूछ दे कि किलोग्राम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भार का मापक है। अच्छा, उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप तुरंत बताते हैं 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है। कोई पूछ दे फीट क्या है, तो आप तुरंत बता देते हैं कि यह दूरी का मापक है। कोई पूछे इसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप बता देते हैं 12 इंच को 1 फीट कहा जाता है। अगर कोई ऐसे सवाल कर दे कि ये घंटा मिनट सेकंड क्या है, तो आप बता देते हो कि ये समय का मापन करता है। वैसे ही रुपया क्या है, तो ये चीज किसी को भी नहीं मालूम। रुपया मूल्य की मापक है। और जैसे दुनिया के सारे स्टैंडर्ड जितने भी मानक होते हैं, मापक के मानक स्थिरांक होते हैं, वो न घट सकता है ना बढ़ सकता है, वैसे ही रुपए का भी मानक स्थिरांक है, न घट सकता है न बढ़ सकता है। ये भारतीय दंड संहिता में अपराध भी है। पहले धारा 489 क ख ग घ अंग में ये अपराध घोषित था। इस समय भी उसकी धारा चेंज कर दी गई है, लेकिन आज भी है। तो कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जाती, लेकिन इस देश को बर्बाद करने के लिए, सोने और चांदी की लूटपाट शोषण के लिए उसके स्टैंडर्ड को घटाया और बढ़ाया गया और इस तरीके से उसका स्टैंडर्ड गिरा दिया गया। आज रुपए में कुछ है ही नहीं, कोई सोना चांदी नहीं। एक एक ऐसे फाल्ट हुए जैसे गवर्नर का वचन खंड है, गवर्नर के वचन खंड को भी बदला गया है। ये आईटीआई से खुलासा, इस देश में मेरे ही आईटीआई से खुलासा हुआ। आज पूरे देश में इसको लेकर के बहुत अफरा तफरी मची है। गवर्नर का वचन खंड पहले कुछ और लिखा जाता था, उसमें से आप देखे होंगे नोटों पर लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, वो गारंटी होती है। लेकिन उस गारंटी को आज के परिवेश में आपको मैं बता दूं कि उसमें गारंटी जो दी गई है अब वो समर्थन के रूप में मान्य है। जो भी वस्तुएं जैसे सोना रखी जाती है, पहले तो चांदी और सोना सब रखा जाता था, लेकिन 1899 में कानून बना करके उसका स्टैंडर्ड गोल्ड कर दिया गया और आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड ही है। वह जो भी रुपया है वह सोना से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि इसमें बहुत बड़ी रुपए में हमारे साथ, आपके साथ छल कपट और धोखाधड़ी की गई है। उसका पर्दाफाश है इस बुक में। एक एक चीज को इसमें लेकर के बहुत संक्षिप्त रूप में रखा गया है और मैं दस्तावेजों के साथ है। मैं आपको बताऊं, इस लूटपाट से ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस बचे हैं, ना हाई कोर्ट के जज बचे हैं, ना डीएम बचे हैं, ना एसपी बचे हैं, ना सरकारी कर्मचारी बचा है, ना अधिकारी बचा है। मजदूर और किसान ये तो शुरू से ही लूटे जा रहे हैं। इसमें कोई नहीं बचा है और इस बुक में सबका खुलासा किया गया कि कैसे कैसे इनकी लूटपाट हो रही है। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए और पढ़वाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप इस बुक को एक बार पढ़ लेंगे तो आप यही कहेंगे कि इसे देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। ये ऐसी बुक हमने लिखी है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप देखिएगा, ये बुक जैसे महाभारत और रामायण को लोग घर में रखते हैं ना, आने वाले समय में इस बुक को, क्योंकि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आप पैसे लूटे जा रहे हैं। भारत में कोई समस्या नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, ये मैं कहता हूं। ये समस्या पैदा की गई है, ये एक षड्यंत्र है भारत को बर्बाद करने का। अपने देश में कोई समस्या नहीं है।
मुद्रा की कमी कभी रहती ही नहीं है। ये मुद्रा नहीं है, ये लक्ष्मी नहीं है, ये दरिद्र है। ये दरिद्र बनाने का यंत्र है। लक्ष्मी ये है, ये कभी भी अभाव पैदा नहीं होने देगा। और ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि आप अभाव से ग्रसित रहिए। इसका काम है अभाव पैदा करना। आप आरबीआई एक्ट को उठा करके देख लीजिएगा, उसमें लिखा है कि ये मुद्रा अभाव पैदा करेगा। और ये इस मुद्रा को इसीलिए हटाया गया कि भाई जब तक आदमी गरीब नहीं होगा तब तक वो गुलाम बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले गरीब बनाने के लिए अपने देश में क्या, पूरी दुनिया में सोने और चांदी और तांबा, यही 3 धातु के मुद्रा चलते थे। जो प्रथम 1 रुपया था वो चांदी का था, उससे बड़ी इकाई सोने में, उसको मुहर कहा जाता था। 1 तोले का मुहर था, उसका वेट 1 तोला था। और 15 रुपया, इस रुपये से 15 रुपये में आपको 1 तोला सोने का मुहर मिलता था, जिसका मूल्य था 15 रुपये। ये मैं नहीं कहता, ये क्वाइनेज एक्ट 1906 में, क्वाइनेज एक्ट 1862 में, 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये शुरू हुआ। पहला एक्ट 1835 में बनता है और तब से ये चल रहा है। और धीरे धीरे करते करते 1934 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, काहे लिए हुई, आप लोग बुक पढ़ेंगे उसमें 4,36,700 टन सोना जो पेपर करेंसी का सिक्योरिटी मनी था। ये सिक्योरिटी मनी कब से कब तक का है, तो 1862 से 1934 के बीच जो पेपर करेंसी निकाली गई उसकी ये सिक्योरिटी मनी है। कितना, उसको हमने सोना में तब्दील किया, क्योंकि ये रुपया तो सोना और चांदी दोनों के सिक्कों के रूप में दिया गया। लेकिन जब गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया तो मेरे दिमाग में आया कि कितना सोना बनता है इस सिक्योरिटी मनी का, जरा देखा जाए। तो उसमें सोना निकलता है 4,36,700 टन। हमने सोचा अगर 1.25 करोड़ मान लिया जाए, 125 करोड़ देश की आबादी, तो प्रत्येक लोगों पे अगर बांटा जाए तो कितना होगा, तो लगभग पाव भर सोना प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। अब समझ लीजिए कि एक घर में अगर 5 लोग हों तो वैसे ही उसके वहां किलो का सोना होगा। यह है जो हमारी सिक्योरिटी मनी अंग्रेजों ने लेकर के अभी रखा है, और आज तक उस पर कोई सवाल नहीं किया गया, कभी भी इसको नहीं उठाया गया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, इस बुक में मैंने उसका पूरा ब्यौरा भी दिया है, वहां से ये दस्तावेज मिले, उसका कहना है। और किस किस डेट में कब कब लेकर के जाया गया, उस सारा डिटेल्स है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारे देश की लूटपाट और शोषण की जा रही है, इसको अगर तत्काल नहीं रोका गया तो भारत की कृषि व्यवस्था खत्म, छोटे मोटे व्यापारी खत्म, इस मैं क्या कहूं, इस आग से कि कोई भी बचने वाला नहीं है, कोई नहीं बचेगा। और ये उस गर्त में पहुंचाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लोगों ने ये तमाम सुनते हैं कि विकास दर इतना बढ़ गया, इतना घट गया। अरे विकास दर कितना बढ़ा और देश कितना विकास किया, यही तो सबसे बड़ा सबूत है। ये अमेरिका और लंदन में कौन जाए पूछने। जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले बताइए चांदी का रुपया चलता था, और आज उन सबको खत्म करके ये लोहा ला दिया गया, कोई वैल्यू नहीं। पहले आज भी इस रुपये को अगर आदमी लेके जाए अभी तो लगभग 1 कुंटल गेहूं मिल सकता है इस चांदी वाले रुपये। तो कहने का मतलब ये, आप ये मत समझिएगा कि चांदी और सोना रुपया। मैं इस चीज को समझा रहा था और मैंने उदाहरण दिया, तो एक व्यक्ति हमसे एक क्वेश्चन कर दिया, ये जो मैंने अभी आपको न्यायपालिका के बारे में बताया कि मैंने इस तरीके से रखा, तो उसने कहा ये बताइए वर्मा जी, ये चांदी का रुपया है और ये लोहे और कागज का रुपया, आपको दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? तो कभी भी चांदी का रुपया आदमी लेकर के जाएगा तो उतने का सामान मिल जाएगा। तो हमने उसको समझाया कि अच्छा एक बात बताओ। उसने कहा नहीं, पहले इसको आप हमको समझाइए, आप कैसे दोनों की तुलना कर सकते हो, लोहा की है और चांदी की है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, एक सोने का किलोग्राम हो और एक लोहे का किलोग्राम हो, क्या सोने के किलोग्राम से अगर किसान का गेहूं तौला जाएगा तो 1 किलो का 10 किलो तौल देगा, और लोहा वाला 1 किलो का 1 किलो तौलेगा? कोई सोने का फिट हो, एक काठ का फिट हो, तो क्या सोने वाले फिट से मापन किया जाएगा? 1 फुट का 10 फुट मापन कर देगा, और कोई ये काठ वाला 1 फुट का 1 फुट मापन करेगा? कोई सोने की घड़ी पहना हो और कोई लोहे की घड़ी पहना हो, तो क्या सोना का जो घड़ी पहना है 120 सेकंड का 1 मिनट बताएगी क्या? तो उसने कहा ना, ऐसा तो नहीं होगा। हमने कहा तो हमको इससे नहीं मतलब किया है कि ये चांदी का रुपया है कि लोहे का रुपया है कि कागज का है कि चमड़े का है कि प्लास्टिक का।
हमको स्टैंडर्ड से मतलब है। आपने देखा होगा गांव के जो किसान वर्ग आता है सब्जी वब्जी लेकर के, तो उसके पास लोहा और मोहर वाला किलो नहीं मिलता है, ईंटवे तोड़ करके पत्थर को तोड़ करके बना लेता है, क्योंकि उसको तो 1000 ग्राम से मतलब है। अगर 1000 ग्राम का पत्थर ही है तो मान लिया गया कि 1 किलो है। तो हमने कहा हमको इससे नहीं मतलब है कि ये चांदी, इसकी क्रय शक्ति जो है, इसका स्टैंडर्ड जो है वो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा बैंक नोट पर गवर्नर का वचनखंड लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वही रुपया है, अगर कागज में रुपया है तो कागज तो हमको दे ही दिया है। इसलिए ये जो रुपये के साथ छल कपट और धोखाधड़ी की गई है उसका जबरदस्त खुलासा है इस बुक में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें बढ़ाई गई हैं, बहुत से नई चीजें भी दी गई हैं। वो इसीलिए हम आपके पास आए कि इस पटना की पवित्र और ऐतिहासिक धरती पर हमारे बुक की लॉन्चिंग हो। हम चाहते तो बहुत से प्रदेश में हमारे पास प्रस्ताव आया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं पटना की पवित्र भूमि पे करूं, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक नगरी है। ये सम्राट अशोक से जुड़ी हुई ये धरती है, और यही सब सोच करके हमने यहाँ का समय दिया। और हम विशेष रूप से आए हुए जो हमारे अतिथि हैं, हम उनसे भी इस विषय पर कुछ सुनना चाहेंगे, और मैं अपनी बातों को यही समेटूंगा। इसलिए आप लोगों से इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप जहां भी जाएं इस बुक के बारे में अवश्य चर्चा करें, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है कि एक तो आपकी बुद्धि को एक नया आयाम देगी, एक नई सोच और विचारने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि जो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस कर्ज से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें भी इसके पढ़ने से वो जानेगा और उससे भी कुछ राहत मिल सकता है। तो इसके बहुत लाभ भी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।